नमस्कार, 10 बजे रात पूरी दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। भारत जोड़ो यात्रा में दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे तो बीजेपी ने सेना की अपमान और पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाया। लिहाजा कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा और कांग्रेस ने उनके बयान को निजी बताते हुए किनारा कर लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर यह बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया है। बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपका और कांग्रेस के डीएनए को पाकिस्तान परस्त बता दिया। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाया जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांधकर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए। मुद्दे की गंभीरता को भांपते हुए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपने रमेश ने दी है, तो उनकी व्यक्तिगत राय है। इस बीच दिग्विजय के बयान पर जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाही तो जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद माइक पर बोलने लगे। जाहिर है पार्टी और कोई विवाद नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी तलाश की जा रही है। अचानक से विवादों और चर्चाओं में आए बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को फोन पर मिली। अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन कर धमकी दी है, जिसके बाद लोकेश गर्ग ने छतरपुर के बमीठा थाने में केस दर्ज कराया। दरअसल आरोपी अमर सिंह ने लोकेश गर्ग को फोन किया और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री से बात करने पर अड़ा रहा और बात नहीं होने के बाद देख लेने की धमकी देने लगा। वह इस मामले की जांच के लिए एसपी ने एसआईटी बना दी है। जो कॉल करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है, जिनके की गई है। इसमें जाँच कुछ विषयों तक बाकी है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि साइबर सेल को भी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कानून ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। एफआईआर हो गई है जिले में, औसा थाने में, और उसके बाद विषय को पूरे को जांच में ले लिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर मचे घमासान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया है। बागेश्वर धाम जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो अपनी धर्म की बात करें, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ वो धर्म की बात करें। फिलहाल पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं पुलिस ने धारा 506 और 507 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एएसपी विक्रम परिहार की अगुवाई में 26 पुलिसकर्मियों की टीम मामले की जाँच करेगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं, जरा देखिए रिपोर्ट में। आने वाले चुनाव के लिहाज से आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मसलन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में पीजी सीट बढ़ाने को मंजूरी दी गई। गुना के पुराना बंगला को 3,59,27,000 में देने, बार कक्ष शाहगंज मार्ग के लिए 121.83 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तवा नदी पर 4 लेन पुल के लिए 148.97 करोड़ की स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 2 फरवरी को दिल्ली में बने नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण होगा। सभी मंत्री दिल्ली में रहेंगे। उसी दिन मंत्रिमंडल की बैठक भी दिल्ली में होगी। SH-22 पर तवा नदी पर 4 लेन
स्तरीय पुल के लिए 148.97 करोड़ है, उसको भी आज प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। कैबिनेट की बैठक में जनजाति वर्ग, छात्रों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कैबिनेट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस बार चुनाव में 200 सीट जीतने को लेकर एक कार्य योजना बनाई गई। बैठक में लोगों को जोड़ने और वोट शेयर बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की भोपाल में कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति और बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, पूर्व सीएम उमा भारती समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए रणनीति बनाई गई। घर घर बस्ती बस्ती अभियान के जरिए एससी बाहुल्य जिलों में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के निर्देश दिए गए। आने वाले समय में किस आधार पर हम लोगों को कार्य करना होगा, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस पर विश्लेषण किया गया। अनुसूचित बस्तियां हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारे संगठन के कार्यकर्ता पहुँचे और जो हमारी उनके लिए जो योजनाएं चल रही है नीचे तक, उन तक वो योजनाएं पहुँचे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य पूरा करने को लेकर भी कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना में मंत्री, विधायक समेत सभी नेताओं का जाना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार में दोगुने विकास का दांव खेलकर 23 के चुनाव में ही 24 का इंतजाम कर लिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 23 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और 24 में केंद्र में मोदी की सरकार बनाई है। बीजेपी के इस दांव की कांग्रेस ने हवा निकाल दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन की सरकार में ट्रबल इंजन देख लिया है। 23 का चुनाव, 24 का इंतजाम, डबल इंजन का दांव जिताएगा चुनाव। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी उन राज्यों में हो रहे विकास का उदाहरण दे रही है जहां डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया कि 4 साल में छत्तीसगढ़ में विकास की जगह लूट और भ्रष्टाचार हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ को फिर विकास के रास्ते पर लाना है तो अगले चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। डबल इंजन की सरकार से ही छत्तीसगढ़ का विकास संभव होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ, उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन डबल इंजन की सरकार से ही संभव है और इसलिए हम ये आह्वान करते हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बने। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार में लोगों को न्याय योजना और ओपीएस नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सब की महंगाई, रसोई गैस की कीमतें, ये सब बढ़ा हुआ है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। ये ऐसे डबल इंजन की सरकार ये एक्चुअल में ट्रबल इंजन है। तो ट्रबल इंजन सरकार जनता दे चुकी है। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप से अलग जनता ये समझना चाहती है कि क्या विकास के लिए डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होना वाकई जरूरी है। आखिर बीजेपी बार बार डबल इंजन की बात क्यों दोहरा रही है? कहीं ये संकेत तो नहीं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के भरोसे ही मैदान में उतरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज का दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से बयानों के नाम रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के बीच जमकर बयानबाजी हुई। सीएम भूपेश बघेल आज भोपाल दौरे पर थे, लेकिन दौरे पर जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल पूरे फॉर्म में नजर आए। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर प्रदेश की शांति भंग करने और हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने नारायणपुर में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मामले में बीजेपी और आरएसएस के लोग जेल में हैं, इसी कारण रासुका का विरोध कर रहे हैं।
और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी, और इसी कारण से वो रासुका को विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने मोर्चा संभाला। साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे। और आज आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से भी भाग रहे हैं क्योंकि जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस के बीच हर दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और वही आज भी देखने को मिला। अवैध रेत खनन माफिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर उमा भारती और प्रशासन को खुली चुनौती दी है। ये वीडियो देखिए आप। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे किस तरह माफिया रेत का उत्खनन कर रहा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो माफियाओं में प्रशासन का डर नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व सीएम उमा भारती ने चंबल नदी में रेत उत्खनन को लेकर ट्वीट किया था। अब रेत माफिया ने सोशल मीडिया पर अवैध रेत खनन का वीडियो वायरल कर उमा भारती, सरकार और प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है, जो चंबल नदी घाट के ही बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का ऐसा क्या दबाव है कि ये माफिया खुले घूम रहे हैं, लोगों की हत्या हो जाती रोडों पे। खनन जो हो रहा है उसमें राजनेता और अधिकारी दोनों की संलिप्तता है। उधर कलेक्टर भी रेत माफिया पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जो शिकायतें हैं वो मूलतः चंबल नदी और उसके पूरे चैनल जो हमारे जिले के अंतर्गत आता है, सतत रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से नदी को जेसीबी से खोदकर छलनी किया जा रहा है और अधिकारी उनके सामने नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश में साल 2023 चुनावी साल है। ऐसे में आम से लेकर खास व्यक्ति की नजर अब शिवराज सरकार पर है। इसी क्रम में अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदेश में विभिन्न विभाग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनावी साल में मानो मध्य प्रदेश में हड़ताल की होड़ सी आ गई है। हर एक विभाग अपनी अपनी मांगों को लेकर आजकल हड़ताल पर है। इसी क्रम में एमपी में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी 21 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के सपोर्ट में अब नियमित कर्मी भी आ गए हैं। अब नियमित कर्मचारी न तो लाइन फॉल्ट सुधारेंगे और न ही नए बिजली कनेक्शन देने की प्रोसेस करेंगे, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है, जो संभव हो सकेगा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। सरकार जो है हर वर्ग का ध्यान रखती है और मैं कर्मचारियों के साथ भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बैठ करके चर्चा करें। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मेडिकल लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मंगलवार को मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए मशाल जुलूस निकाला। लैब टेक्नीशियन ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। यदुवंशी समाज संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोक लिया। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना की मांग पूरी होने के बाद जातिवादी संगठन विधानसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को मनवाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। इसी क्रम में यदुवंशी संगठन के नेता अपने हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि और आगे देखिए लॉकअप अविनाश कर के साथ।